स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतृषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने यः पाठः प्रवर्तते। एतावता संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः निरूपणे वयं वर्तामहे। तत्रापि शब्दशक्तिमूलध्वनेः भेदद्वयं यदस्ति अलङ्काररूपं वस्तुरूपं तत् विचारितं प्रायः। अद्य संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः द्वितीयः यः भेदः अस्ति अर्थशक्तिमूलः तस्य विचारावसरः अस्ति। तस्य प्रथमः भेदः अद्य विचारपदवीम् आनीयते अस्माभिः। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति अर्थशक्तिमूल अनुरणनं यथा इति। ठीक है, देखिए पहला ही उदाहरण है। आप जानते हैं अर्थशक्ति मूल जो ध्वनि होता है वह ऐसे तो 12 प्रकार का मानते हैं आचार्य मम्मट विश्वनाथ आदि, लेकिन पंडित राज उसको 8 ही प्रकार का मानते हैं। स्वतः संभवी और कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि निबद्ध भक्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्धा जो तृतीय व्यंजक का भेद है वह नहीं मानते पंडित राज, जो आचार्य मम्मट या विश्वनाथ आदि ने माना है। तो इनके 8 ही भेद होंगे। अब उसको हम देखते हैं यहाँ पर। पहले स्वतः संभवी की जो 4 भेद हैं, स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य, स्वतः संभवी वस्तु व्यंजक से अलंकार व्यंग्य, फिर स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु व्यंग्य और स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार व्यंग्य। इत्थम ये 4 भेदाः सन्ति अर्थशक्तिमूलध्वनेः। तेषाम् इदानीं परामर्शः अस्माभिः प्रारभ्यते। पश्यामः। गुञ्जन्ति मञ्जुपरितः गत्वा धावन्ति सम्मुखम् आवर्तन्ते विवर्तन्ते सरसीषु मधुव्रताः। मधुव्रताः भ्रमराः। मधु एव व्रतं येषाम् अथवा मधु एव व्रतयन्ति। मधु एव प्राप्तुं येषाम् अस्ति संकल्पः तादृशाः, अर्थात मधु व्रतीकृत्य ये तिष्ठन्ति तादृशाः भ्रमराः। मधु को प्राप्त करना ही जिनका मुख्य व्रत है, ऐसे जो हैं उनको कहते हैं मधुव्रत अर्थात भ्रमर। तो मधुव्रताः सरसीषु, है ना, अल्प जलाशयेषु। सरसी माने छोटे जलाशय। उनमें क्या कर रहे हैं? आवर्तन्ते, आगच्छन्ति पुनः विवर्तन्ते, वापस चले जा रहे हैं, है ना। विवर्तन्ते अर्थात तत्रैव परितः वलयाकारं चक्रं निर्मान्ति, है ना। वलयी कुर्वन्ति सरसीः, है ना, घूम रहे हैं उनके आसपास। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, कभी घूमने लग जा रहे हैं। भ्रमर क्या नशा हो गया है क्या इनको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वही बताते हैं। गुंजन्ति मंजु परितः, परितः सरसीनाम सर्वदिक्षु। सरसी माने तड़ागों के सभी दिशाओं में मधुर गुंजन कर रहे हैं, अव्यक्त शब्द को उत्पन्न कर रहे हैं भ्रमर। एक उनका शब्द होता है उसको वो कर रहे हैं और वो बहुत बहुत मधुर है। तो मंजु अर्थात क्रियापद है, ये क्रिया विशेषण है। मंजु गुंजन्ति, मधुरम शब्दम कुर्वन्ति, और गत्वा धावन्ति सम्मुखम। एक बार तो चले जाते हैं, पुनः सम्मुखम धावन्ति, फिर से लौट करके आते हैं, है ना। आवर्तन्ते विवर्तन्ते, आकर के फिर आवर्तन करते हैं, विवर्तन करते हैं सरसियों का। इत्थम
मधुव्रताः सरसीषु भवन्ति आवर्तन्ते विवर्तन्ते च। जलाशयों के पास में आकर के जो भ्रमर हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं क्रीड़ा। तो यहाँ पर ये जो भ्रमरों की दशा है वह लौकिक है और ये भ्रमर का स्वभाव है। यहाँ पर भ्रमर की स्वभावोक्ति करी जा रही है। ठीक है। अत्र प्रस्तुते अर्थे न किमपि तादृशं तत्त्वमस्ति यत् कविना निबद्धं स्यात्। जो कवि ने अपनी प्रतिभा से यहाँ पर उपनिबद्ध किया हो। यहाँ पर जितने भी जो भी व्यंजक अर्थ है यहाँ पर उसके जितने अवयव हैं वे सभी स्वतः संभवी है, अर्थात लोक प्रमाण सिद्ध हैं। माने इस प्रकार से भ्रमरों की गति देखी जाती है, भ्रमरों की दशा देखी जाती है। कब देखी जाती है तो बताएंगे। वो व्यंग्य जब अर्थ आप समझेंगे ना इस पद्य का, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा तो हमने भी देखा है कि जब ये काल विशेष आता है, ये ऋतु विशेष आता है, तो भ्रमर इस प्रकार से है ना अजीब एक वर्तन करने लगते हैं, अजीब एक व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है। देखिए तो अब क्या व्यंग्य हो रहा है, तो वस्तु तो आपको समझ में आ ही गया। ये वस्तु व्यंजक जो वस्तु है कि भ्रमर जो है वो तड़ागों के पास, जलाशयों के पास आकर के आते हैं, कभी उससे दूर जाते हैं और मधुर शब्द कर रहे हैं। ठीक है। इतना सा ही व्यंजक अर्थ है, वस्तु रूप है ना, तो ये कोई अलंकार है। ठीक है। तो वस्तु व्यंजक है। अत्र मधुव्रत कर्तृक मधु मंजु गुंजनाद्यैहि। अब यहाँ पर जो व्यंजक अर्थ है वो क्या है तो बता रहे हैं मधु माने भ्रमर, मधुव्रत माने भ्रमरों के द्वारा किया जाने वाला जो मधुर शब्द है। गुंजन माने यहाँ पर शब्द विशेष है जो भ्रमर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा जो मधुर अव्यक्त नाद है उस तादृश अर्थों के द्वारा, माने एक तो ये अर्थ है और अन्य भी अर्थ हैं। तो एतादृश ही वस्तु भी, इस प्रकार के वस्तुओं के द्वारा कवि कल्पितत्व विरहेण। अब आप देखिए कवि कल्पना का विरह है, अभाव है। कथमपि अत्र व्यंजकः अर्थः कविना कल्पितः न भाति यतो हि यावान् अर्थः नाम यावान् स्वभावः भ्रमरस्य लोके अस्माभिः प्रमीयते तावतः एव भ्रमर स्वभावस्य अत्र कविना वर्णनं चक्रे। अस्तु। अतः लोकसिद्धस्यैव अर्थस्य काव्ये वर्णनात् सः अर्थः स्वतः संभवी भवति। तत्र कविना किमपि न कल्पितम। वहां पर कवि की कोई कल्पना नहीं है। ठीक है। तो कवि की कल्पना का विरह होने से स्वतः संभवी ही, ये जो व्यंजक अर्थ हैं जिनमें भ्रमरों का गुंजन है, भ्रमर का आवर्तन है, विवर्तन है, गमन है, धावन है, जितने भी ये जो अर्थ हैं क्रिया रूप, ये सभी कैसे हैं स्वतः संभवी हैं, क्योंकि कवि की कोई कल्पना नहीं है। हाँ, अगर कभी ऐसा बोलता कि भ्रमर गाना गा रहा है अपनी प्रिया के आगमन के निमित्त प्रसन्न होकर के, क्योंकि शरद ऋतु जो है वो उसकी प्रेयसी है, तो ये कभी कल्पित हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी अर्थ भ्रमर के द्वारा नहीं बताया गया, व्यंजक जो लोक में नहीं देखा जाता हो। इसीलिए यह जो व्यंजक अर्थ है वह विशुद्ध स्वतः संभवी है। ठीक है। तो स्वतः संभवी ही वस्तुओं के विशेषण है सारे। ठीक है। जो भी तृतीयांत पद हैं इस वाक्य में बहुवचन के, वे सभी वस्तु भी इस तृतीयांत पद के विशेषण है। ठीक है। तो मधुव्रत कर्तृ मधु गुंजनाद्य ही और स्वतः संभवी वस्तु भी आदौ आसन्न सरसिजोत्पत्ति ही ध्वन्यते। पहले इस व्यंग्य इन वस्तु व्यंजकों से क्या व्यंग्य होता है वो समझो। भ्रमर की ऐसी गति कब देखी जाती है? जब कमलों की उत्पत्ति होने वाली है, अर्थात कमलोत्पत्ति प्राग दशायाम भ्रमराः इत्थम दृश्यन्ते लोकैः, है ना। कमल की जब उत्पत्ति होने वाली होती है तो एतावता यद्यपि रजो लाभः भ्रमराणां न संपन्नः,
परंतु भविष्यमाणस्य, हाँ, भविष्यति लप्स्यमाणस्य रजसः आशया इमे प्रसीदन्ति भ्रमराः। तो देखिए दोनों एक ही अवस्था में दोनों देखे जा रहे हैं भ्रमरों में, थोड़ी व्यग्रता भी देखी जा रही है और प्रसाद भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो व्यग्रता क्यों है? क्योंकि अस्मिन् काले तत्र रजो लाभः न भवति भ्रमराणाम। इस समय उनको कमल रज का लाभ नहीं हो रहा है, कमल के पराग का लाभ नहीं हो रहा है, इसीलिए व्यग्रता है, बहुत चंचल हो रहे हैं भ्रमर। लेकिन प्रसन्न क्यों है जब नहीं हो रहा लाभ? तो लेकिन चूंकि उनको गंध आने लगा है, कमल अब खिलने ही वाले हैं, तो भविष्य में होने वाले कमल के रज के लाभ की आशा में वे प्रसन्न है। ठीक है, तो इत्थम इदानीम न लब्धुम शक्यम यदस्ति कमलरजः तेन अलाभेन तेषां भ्रमराणां खेदो भवति, परंतु आगामी काले जायमान कमलरज लाभस्य आशया एतेषां प्रसादोपि तस्मिन्नेव काले भवति। अतः खेदप्रसादौ युगपद् भ्रमराणाम् अथवा व्यग्रता प्रसादौ भ्रमराणां युगपद् द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः। अस्तु, वही बता रहे हैं कि आसन्न सरसिजोत्पत्तिः, आसन्ना सरसिजानां कमलानां उत्पत्तिः, आसन्न सरसिजोत्पत्तिः, होने वाली है अर्थात होने लगी है कमलों की उत्पत्ति। ऐसा पहले अर्थ व्यंग्य होगा, किससे? भ्रमरों के ये जो क्रियाकलाप हैं, इस अर्थ से पहले क्या व्यक्त होगा? पहले क्या व्यंग्य होगा कि अब कमल की उत्पत्ति होने वाली है, और इस व्यंग्यार्थ से फिर एक और व्यंग्य होगा वस्तु रूप अर्थ, सरदागम नैकट्य रूपम, सरसिजानां उत्पत्तिः सरदि भूयसी भवति। अतः सरसिजानां उत्पत्ति व्यंग्य द्वारा, कमलों की उत्पत्ति रूप व्यंग्य के द्वारा शरद ऋतु का आगमन निकट ही है, शरद ऋतु आने वाली है, ऐसा एक और वस्तु रूप अर्थ व्यंग्य होता है। ठीक है, तो इत्थम अत्र यह व्यंजकः अर्थः अस्ति सः स्वतः संभवी अस्ति इत्येकः अस्माकं निश्चेतव्यः अर्थः। पुनः अत्र यह व्यंजकः अर्थः अस्ति सन अलंकार रूपः अपितु वस्तु रूपः, तो वस्तु रूप है। और देखो व्यज्यमान भी जो अर्थ है ना, दोनों, चाहे वो कमलोत्पत्ति रूप प्राथमिक व्यंग्य हो अथवा उसके बाद होने वाला सरदागम का नैकट्य रूप जो द्वितीय व्यंग्य है वो हो, दोनों ही व्यंग्य ना ही रस रूप हैं ना ही अलंकार रूप हैं। तो रसालंकार विरहे वस्तु रूपता तस्य व्यंग्यस्य भवति। तो यहाँ पर ये जो व्यज्यमान अर्थ है वो भी वस्तु रूप है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अर्थ शक्ति मूल स्वतः संभवी व्यंजक वस्तु रूप अर्थ से वस्तु व्यंग्य का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, स्वतः संभविना वस्तुना वस्तु व्यंग्यस्य उदाहरणम इदम पद्यम संपद्यते। अस्तु, अब इसी बात में देखिए पंडित राज का क्या है, थोड़ा प्रमेय इनका जो प्रतिपादन का की शैली जो है वो ऐसी है कि ये जिस प्रमेय का प्रतिपादन कर रहे हैं, अगर उस प्रमेय के प्रतिपादन में प्राचीन आचार्यों ने कुछ अपसिद्धांत कहा है अथवा उनके टीकाकारों ने कोई अपसिद्धांत बताया है, उसका ये खंडन करते हैं। तो अब इसी बात में ये जब ये अर्थ शक्ति मूल स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य का निरूपण कर रहे हैं, उसी समय पर इनको याद आता है कि काव्य प्रकाशकार ने अपने इसी प्रकरण में अर्थात स्वतः अर्थशक्ति मूल ध्वनि के निरूपण में जब वे स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य का निरूपण कर रहे थे, तो उन्होंने जिस पद्य का निरूपण उस
ध्वनि के उदाहरण के रूप में किया है वो युक्त नहीं है। तो अब ये उनका खंडन के लिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए काव्य प्रकाश हेतु, काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में जब आप ध्वनि का व्यंजक के द्वारा भेद पढ़ते हैं तो वहां पर आप अर्थशक्ति मूलक ध्वनि का जब निरूपण पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो भेद है अर्थशक्ति मूलक ध्वनि का, स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य, तो वहां पर ये पद्य आता है। देखिए अलस शिरोमणि दुत्ताणम अग्गिमो पुत्ति धन समिद्धिमो यवणेन अणांगी प्रफुल्ल विलोण जा आ, ये उसका प्राकृत स्वरूप है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, वृत्तांत जान लीजिए। स्वयंवरस्य अवसरः अस्ति कस्याश्चित् रमण्याः। ठीक है, कोई स्त्री है, उसका स्वयंवर का अवसर है। तत्र किं भवति स्वयंवरे अनेके राजानः अथवा अनेके वरत्वेन प्राप्ताः पुरुषाः पंक्तौ तिष्ठन्ति, कन्या प्रतिपुरुषं परीक्षमाणा अग्रे गच्छति, तत्र उपस्थितानां पुरुषाणां परिचयाय काचित् अपरा स्त्री तम अनुसेवते, ताम कन्याम अनुसेवते। अस्तु, तो वो जो स्त्री है, जैसे आप पढ़ते हैं नैषधीय चरितम में दमयंती का स्वयंवर जब प्रकरण आता है 12 सर्ग में, तो वहां पर आप देखते हैं सरस्वती जो है वो ये कार्य कर रही हैं कि जब अनेक राजा दिग्दिगंतों से उपस्थित होते हैं तो सभी प्रत्येक राजा का परिचय कराने के लिए सरस्वती उपस्थित होती हैं दमयंती को कि ये इस स्थान से आए हैं, इनका इतना वैभव है, इनका ये वंश है, ऐसे इस प्रकार से बताती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो वृत्तांत है वो ये है कि कोई स्वयंवर हो रहा है किसी स्त्री का, और वहां पर जो धाया स्त्री है अर्थात जो परिचय करा रही है सभी राजाओं का, सभी पुरुषों का, वो स्त्री कहती है किसी पुरुष विशेष के लिए उस कन्या को कि देखो ये कैसा है पता है, अलस शिरोमणि, ये जो अभी तुम जिसके सामने खड़ी हो, ये जितने संसार में आलसी लोग हैं ना, ये सबका नेता है, सबसे बड़ा आलसी है ये, आलसियों में शिरोमणि है, अलस शिरोमणि। और कैसा है, चलो एक कमी है लेकिन और धूर्तानाम अग्रणी, जितने धूर्त हैं उन सब में भी ये नेता है, सबसे आगे रहता है, अर्थात ये धूर्ततम पुरुष है। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन पुत्री धन समृद्धिमय, धन इसके पास बहुत है। इति भणिते न नतांगी, इस प्रकार के वचन के द्वारा सा नतांगी कन्या परिफुल्ल विलोचना जाता, ऐसे वचन के द्वारा, इस प्रकार के वाक्य के द्वारा वो जो कन्या है वो नतांगी होकर के परिफुल्ल विलोचना हो गई। परिफुल्ले विलोचने है ना, परितः विकसिते लोचने नेत्रे यस्याः, सा परिफुल्ल विलोचना, प्रसन्न हो गई है ना। एक तो अपने, क्योंकि लज्जा जब होती है, अथवा लज्जा भी कब होगी कि जब कोई अभीष्ट पुरुष पति के रूप में प्राप्त हो और गुरुजन की सन्निधि हो, तो वहां पर जो कन्या होती है वो लज्जा प्रकट करती है, तो उसका सिर झुक जाता है, दृष्टि झुक जाती है। तो ऐसे ही नतांगी होकर के वह जो स्त्री है वह परिफुल्ल विलोचना हो गई, अर्थात उसने अपने उसके नेत्रों का विकास हो गया। तो नेत्रों का विकास कब होता है, जब व्यक्ति के हृदय में हर्ष का उदय होता है। हृष्टो जनः परिफुल्ल विलोचनो भवति इति कश्चन सामान्यानि महास्ति लोके, जो व्यक्ति हृष्ट होगा, प्रसन्न होगा, उसी के नेत्रों का विकास होता है। तो इस प्रकार से यहां पर व्याख्या करते हैं आचार्य मम्मट। देखिए, आलस शिरोमणि धुत्ताणम अग्गिम इत्याद्युदाहृत्य, इस प्रकार का पद्य उदाहरण दे करके आचार्य मम्मट जो व्याख्या कर रहे हैं उसी व्याख्या को यहाँ पर पंडितराजः प्रसंगी करोति, ममैव उपभोग योग्य इति वस्तु ध्वन्यते। इस प्रकार के उदाहरण दे करके और कहते हैं आचार्य मम्मट की यहाँ पर एक वस्तु व्यंग्य हो रहा है। वो वस्तु क्या है कि अयम पुरुषः मया ममैव उपभोग योग्यः,
ये तो मेरे ही उपभोग योग्य पुरुष है, क्योंकि ये स्त्री ऐसा चाहती है कि खूब सारा धन हो मेरे पति के पास, तो उसे नौकरी करने कहीं जाना ना पड़े और वो पूरा समय हमारे पास ही रहे, हमसे प्रेम करे, हमारी बातें सुने, अपनी बातें बताए, है ना। और आलसी है तो आलसी इसको इसलिए पसंद है क्योंकि जब आलसी होगा तो उसका मन नहीं करेगा वहां से जाने के लिए। लेकिन अगर आलसी भी है और दरिद्री भी है तब तो भूखी मर जाएगी ऐसे पति के साथ रह करके। ये तो आलसी तो है लेकिन धन समृद्धि मया, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो बोली ये तो अच्छी बात है ना, हमारे पास रहेगा 24/7। तो इसलिए ये कहती है कि ये तो अच्छा है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही पति है। तो मया ममैव उपभोग योग्य इति वस्तु ध्वन्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं कि इस पद्य में यह पुरुष तो मेरे द्वारा ही उपभोग करने योग्य है, ऐसा वस्तु व्यंग्य होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर पंडितराज का प्रश्न ये है आचार्य मम्मट से कि आपने ये जो वस्तु व्यंग्य माना है इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको, आप बस ये बताइए कि यहाँ पर इस वस्तु का व्यंजक कौन है। ये जो व्यंग्य आपने माना है ना कि ये वर जो ये पुरुष जो है वह मेरे द्वारा ही उपभोग करने योग्य है, इस व्यंग्य का व्यंजक वस्तु कौन है। इत्थम पृच्छति पंडितराजः आचार्य मम्मटं प्रति। तत्र इत्युक्तं तत्र केन वस्तुना इदं वस्तु व्यज्यते इति प्रश्नः आदौ उपतिष्ठति। तो अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं मम्मट के पक्ष से कि न तावत अलस शिरोमणित्वादि कांत विशेषण ही। तो कहते हैं भैया कि ये जो बोला ना नायक की जो विशेषण बोले ना कि ये तो आलसियों का स्वामी है ना, आलसियों का सरदार है, धूर्तों का राजा है, इस प्रकार के जो कांत के विशेषण बोले गए उस नायक के विशेषणों से ही, विशेषणों के जो अर्थ हैं उन्हीं से ही अर्थ व्यंग्य होगा। तो वही अर्थ क्या है, वस्तु जो है वो व्यंजक बनेंगे इस व्यंग्य के प्रति, नायक के जो विशेषण हैं, क्योंकि ये नायिका यही चाहती थी कि ऐसा ही पति मिले। तो अब यहां पर पंडितराज की विप्रतिपत्ति है इस प्रकार के समाधान में। तो कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नायक के विशेषणों से इस प्रकार का वस्तु व्यंग्य हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, तो सुनिए। तेषां धात्र्यादि वृद्धस्त्री निरूपितत्वेन तवैव उपभोग योग्य इत्यादि रूपेणैव व्यंग्यस्य वक्तव्यता पत्तेः। अगर आप कांत के विशेषणों को ही इस अर्थ का व्यंजक मानेंगे, किस अर्थ का, ममैव उपभोग योग्य, इस वस्तु व्यंग्य के प्रति व्यंजक अगर आप कांत के विशेषणों को मानेंगे तो अयुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कांत के विशेषण है ना वो नायिका के द्वारा नहीं बोले गए हैं। वो किसके द्वारा बोले गए हैं? तो वो बोले गए हैं जो धाय वृद्ध स्त्री है, अर्थात या एनाम कन्याम प्रति, है ना, प्रत्येकम पुरुषम तत्र उपस्थितम परिचाययति, सा परिचय कारयित्री या अस्ति धाय स्त्री वृद्ध स्त्री तया तानि विशेषण पदानि प्रयुक्तानि सन्ति। तो अगर आप उन विशेषणों को उन विशेषण रूप अर्थों को वस्तु व्यंजक मानेंगे तब तो उनसे ममैव उपभोग योग्य ऐसा व्यंग्यार्थ नहीं होना चाहिए, फिर तो उनसे तवैव उपभोग योग्य ऐसा व्यंग्य होना चाहिए वस्तु। क्यों? क्योंकि वे जो कांत नायक के विशेषण हैं वे विशेषण नायिका के द्वारा नहीं बोले गए हैं, है ना। क्योंकि देखिए ना पूरा जब पद्य पढ़ते हैं तो आप देखिए पूर्वार्ध जो है वो वृद्ध स्त्री के द्वारा कहा जा रहा है, तभी तो आगे लिखते हैं इति भणितेन इति वाक्येन सा परिफुल्ल विलोचना जाता। तो इसका मतलब वो जो पूर्वार्ध है पद्य का, वो जो वाक्य है कि ये तो आलसियों का शिरोमणि है, धूर्तों का अग्रगण्य है, ये सब वाक्य किसके द्वारा बोले गए हैं? उस वृद्ध स्त्री के द्वारा। तो वृद्ध स्त्री के द्वारा बोले गए होने के कारण नायक के विशेषणों से यदि व्यंग्य होगा
तो उस व्यंग्य का स्वरूप होगा तवैव उपभोग योग्य, न तो ममैव उपभोग योग्य। ठीक है, वही बोलते हैं कि अगर आप कांत के विशेषणों से ही इस व्यंग्य को मानते हैं तब तो वे विशेषण वृद्ध स्त्री के द्वारा निरूपित होने के कारण तवैव उपभोग योग्य इत्यादि रूप से उस व्यंग्य को कहना चाहिए। इस प्रकार से उसकी वक्तव्यता की आपत्ति आएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो बेचारी जानती ही नहीं है अभी, जो दाह्य स्त्री है, कि ये चाहती है कि नहीं चाहती इसको, तो ये व्यंग्य तो हो ही नहीं सकता तभी वो उपभोग योग्य। व्यंग्य तो यही होना है कि ममैव उपभोग योग्य, लेकिन ये व्यंग्य नायक के विशेषणों से नहीं हो सकता, क्योंकि नायक के विशेषण जो पद हैं वे तो वृद्ध स्त्री के द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, इसीलिए न तावत अलस शिरोमणि इत्यादि कांत विशेषणैः ममैव उपभोग योग्यः इति वस्तु व्यंग्यः भवितुम अर्हति, न भवितुम अर्हति। ठीक है, दूसरा बोलते हैं विशेषणानाम कामिनी निरूपितत्वे तु ममैव इत्यादि व्यंग्याकार स्यात्। हाँ, अगर ये विशेषण कामिनी के द्वारा निरूपित होते, अर्थात ये सारी बातें जो वो बोली गई हैं कि आलसियों का शिरोमणि है, धूर्तों का अग्रणी है, धन समृद्धि वाला है, अगर ये कामिनी के द्वारा कहे गए होते तो आप ये कह सकते थे कि यहाँ पर नायक के विशेषणों से ही ममैव उपभोग योग्य इस प्रकार का व्यंग्यार्थ उपपन्न हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि दूसरा उपाय सुन लीजिए, मम्मट के पक्ष से दूसरा समाधान देते हैं, वो देखिए। नापि परिफुल्ल विलोचनत्वेन तस्य हर्षभावानुभावत्वेन हर्षव्यंजकताया एव क्लिप्तत्वात्। हाँ, क्लिप्ता अर्थात सिद्धा, हर्ष की व्यंजकता। अच्छा, आप देखिए, नायिका का एक अनुभव प्रकट हो रहा है, नायिका कुछ एक चेष्टा प्रकट कर रही है। वो क्या कर रही है? परिफुल्ल विलोचना जाता। तो इदम यत् परिफुल्ल विलोचनत्वं नेत्रयोः आगच्छति, नेत्रयोः संजायते, तस्य कारणं किम्? इदानीं नेत्रयोः परितः विकासो यः जायते तस्य नेत्र विकासस्य कारणं किम्? नेत्रों का विकास क्यों हो रहा है? इस अनुभव का विभाव क्या है? तो कहेंगे उसका कारण है हर्ष। ठीक है, तो देखिए, तो अच्छा, उस हर्ष में किसकी व्यंजकता है? उस हर्ष में व्यंजकता है इस अर्थ की। ठीक है, वही बता रहा है, देखिए। विशेषणाना नापि परिफुल्ल विलोचनत्वेन तस्य हर्ष भावानुभावत्वेन। हाँ, देखिए, ममैव उपभोग योग्यः, ये जो अर्थ है इससे होगा हर्ष, और हर्ष से अभिव्यक्त होगा कौन? ये अनुभव। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं मम्मट के पक्ष से यहां पर कि यद्यपि नायक के विशेषणों से तो नहीं हो सकता ये व्यंग्य, लेकिन ऐसा कीजिए, नायिका में जो अनुभव हो रहा है ना, नेत्र का विकास, उस नेत्र के विकास से पहले क्या अभिव्यक्त होगा? हर्ष अभिव्यक्त होगा। और वो हर्ष क्यों हो रहा है? तो उसको ये ज्ञान हो रहा है कि अयम पुरुषः ममैव उपभोग योग्यः, यह जो पुरुष है ये मेरे द्वारा ही उपभोग्य है। इस ज्ञान से हर्ष हो रहा है। तो देखिए, नेत्र विकास का कारण हुआ नायिका में हर्ष, और नायिका में हर्ष का कारण हुआ यह ज्ञान, यह वस्तुरूप अर्थ कि अयम पुरुषः ममैव उपभोग योग्यः। तो अब मम्मट के पक्ष से यह समाधान आता है कि देखिए, नेत्र का विकास जो हो रहा है उसी से परंपरा से ये अर्थ जो है ना, वस्तु कि ममैव उपभोग योग्यः, ये अभिव्यक्त हो जाएगा। तो जो नेत्रों का विकास है ना, अनुभव, वही व्यंजक बन जाएगा। किसका? उस वस्तुरूप अर्थ का। किसका? ममैव उपभोग योग्यः। इस अर्थ का व्यंजक कौन हो जाएगा? परिफुल्ल विलोचनत्व, अर्थात परिफुल्ल विलोचनता, विकास जो है। ठीक है, और वो तो उक्त है। तो देखिए, वही कहते हैं कि
ये भी नहीं बोल सकते आप कि परिफुल्ल विनोचनत्वेन तस्य हर्ष भावानुभावत्वेन, हर्ष भाव जो है उसका अनुभाव है। कौन? जो परिफुल्ल विलोचन है, अर्थात नेत्र का जो विकास है और उसमें हर्ष व्यंजकता रहती है। किसमें? ममैव उपभोग योग्य, इस अर्थ में हर्ष की व्यंजकता रहेगी। तो ऐसे परंपरा से आप पहुंच जाएंगे ममैव उपभोग योग्य इस अर्थ के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से परंपरा से भी आप क्या कर सकते हैं, इस अनुभाव से ही नायिका में जो नेत्र विकास हो रहा है उस नेत्र विकास से ही आप इस व्यंग्य का भी लाभ कर सकते हैं कि ममैव उपभोग योग्य। ठीक है, नेत्र के विकास से हर्ष का अभिव्यक्ति हुई और हर्ष जो है वो उस हर्ष से किसकी अभिव्यक्ति होती है, उसका जो कारण है कौन? ममैव उपभोग योग्य, यह जो अर्थ है। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मदुपभोग योग्य त्वं ही हर्ष भावस्य विभावः। हाँ देखिए, क्योंकि मदुपभोग योग्य जो है वो क्या है? हर्ष भाव का विभाव है, माने हर्ष भाव का कारण है। तो आपने ऐसा मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं अनुभावैर विभावो व्यज्यते इति तद विभाव व्यंजनम शक्यम वक्तुम। हाँ देखिए, ऐसे तो क्या होता है, जो भी विभाव होता है ना किसी अनुभाव का, कार्य का जो कारण होता है ना, उस कार्य से, उस कार्य के प्रत्यक्ष से उसके कारण का ज्ञान हमको हो जाता है, उसके कारण की अभिव्यक्ति हो जाती है, कारण की व्यंजना हो जाती है। ये नियम है। ठीक है ना, कि अनुभावैः विभावः विज्यते, कार्यैः कारणम विज्यते, लेकिन तद विभाव व्यंजनम शक्यम न वक्तुम। लेकिन यहां पर हर्ष भाव की जो व्यंजकता ममैव उपभोग योग्य, इस अर्थ में आप जो मान रहे हो, अर्थात इन्होंने क्या बोला मम्मट के पक्ष से कि देखिए, नेत्र का विकास किसके कारण हो रहा है? हर्ष के कारण। और हर्ष क्यों हो रहा है? तो उस नायिका को ये ज्ञान हुआ है कि अयम पुरुषः ममैव उपभोग योग्य। तो यहां पर तीन पदार्थ हैं, नेत्र का विकास, हर्ष और ये जो वस्तुरूप अर्थ है कि ममैव उपभोग योग्य। तो देखिए, पहला जो कार्य कारण भाव है ना, वो तो अव्यभिचरित है। नेत्र का जो विकास है वो तो हर्ष से ही होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यह जो व्यंजक है ना हर्ष, किसका? नेत्र के विकास का, माने ये जो विभाव है वो तो व्यभिचारी नहीं है। ठीक है, तो नेत्र के विकास से जो हर्ष भाव की अभिव्यक्ति होगी वो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप हर्ष के द्वारा जो ममैव उपभोग योग्य इस अर्थ, वस्तुरूप अर्थ की अभिव्यक्ति मान रहे हैं, वो उचित नहीं है, क्योंकि जो हर्ष रूप कार्य है वह तो व्यभिचारी है ना। ये तो व्यभिचरित है कार्य कारण भाव। इसके प्रति जो हेतु है ममैव उपभोग योग्य, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान का विषय अर्थ है, वो तो अनैकांतिक हेतु है। अनैकांतिक हेतु माने व्यभिचारी हेतु। ठीक है, तो व्यभिचारी हेतु कौन होता है आप समझ लीजिए, इसको हेत्वाभास बोलते हैं। कि जब किसी एक कार्य के प्रति स्वतंत्र अनेक कारण होने लगे, ठीक है, तो उस कार्य के प्रत्यक्ष से आप किसी एक कारण की अनुमति नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अग्नि की जो कारणता है वो तृण, अरणि और मणि तीन में रहती है। तो अग्नि के प्रत्यक्ष से वहां पर अनुमान किसका नहीं हो सकता? किसी एक का नहीं हो सकता, है ना। फिर वो अन्यतर का अनुमान, अन्यतम का अनुमान करना होगा आपको, है ना। तो ऐसे कार्य कारण भाव को हम व्यभिचरित कार्य कारण भाव बोलते हैं। और ऐसा जो हेतु होता है वो व्यभिचारी हेतु होता है। ठीक है, तो हर्षरूप यहां पर जो हेतु है ना, किसकी अभिव्यक्ति का? ममैव उपभोग योग्य, इस अर्थ की अभिव्यक्ति का जो हेतु है, जो व्यंजक है हर्ष भाव, वो व्यभिचारी है, उसी के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हर्ष जो है, प्रसन्नता जो है, वो केवल इसी ज्ञान से हो कि
अयम पुरुषः मम उपभोग योग्यः, है ना। पिताजी के आगमन से भी प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। कभी कोई इष्ट व्यक्ति का लाभ होता है तो भी हर्ष होता है ना। JRF निकल जाए किसी का सहसा तो भी प्रसन्नता होती है, भैया बढ़िया 40-50 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे घर बैठे। संस्कृत में तो काम भी कुछ नहीं करना होता है, रिसर्च के नाम पे इधर से उधर से जोड़ देते हैं हम लोग। तो ऐसी प्रसन्नता होती है कि नहीं। तो ये जो हर्ष है ये कितने कारणों से हो सकता है ना। इष्ट के लाभ से, इस ज्ञान से भी हो सकता है, लेकिन अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो ऐसा कार्य जो अनेक कारणों से हो सकता है, वह कार्य किसी एक कारण के ज्ञान के प्रति हेतु नहीं बनता, सद हेतु वह नहीं बनता, वह तो व्यभिचारी होता है, अनैकांतिक होता है। ठीक है, यही समझना है आपको। इसीलिए आचार्य जगन्नाथ कह रहे हैं कि आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहां पर जैसे नेत्रों के विकास से हर्ष रूप व्यभिचारी भाव अभिव्यक्त हो रहा है, उसी प्रकार से उस हर्ष रूप व्यभिचारी भाव से उसका जो कारण है वो यहाँ पर एक ही है। उस नायिका का ये जो ज्ञान है उसका भी अभिव्यक्ति हो जानी चाहिए कि ममैव उपभोग योग्य, क्योंकि नायिका में ये ज्ञान होगा कि अयम पुरुषः ममैव उपभोग योग्य, तब उसको हर्ष होगा, और जब उसको हर्ष होगा तो उसके नेत्रों का विकास होगा, उसमें उसके नेत्रों में परिफुल्ल विलोचनता आएगी। तो यह जो आप कह रहे हो आचार्य मम्मट, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हर्ष और नेत्र विकास का कार्य कारण भाव अव्यभिचरित है, इसी प्रकार से हर्ष और इस अर्थ का ममैव उपभोग योग्य, इस अर्थ का कार्य कारण भाव अव्यभिचरित नहीं है, वो तो व्यभिचरित है। तो व्यभिचरित जो कार्य कारण भाव है वहां पर किसी अनुभाव से उसके विभाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यह जो द्वितीय समाधान दिया आपने कि हम यहाँ पर नेत्र विकास को ही ममैव उपभोग योग्य इस वस्तुरूप अर्थ का व्यंजक मान लेंगे, इत्थमपि वक्तुम न योग्यम। ठीक है, वही बोला, नापि ना नहीं अनुभावैर विभावो व्यज्यते इति तद विभाव व्यंजनम शक्यम वक्तुम, है ना। तद माने हर्ष विभाव व्यंजनम, हर्ष का जो विभाव है ना, यह जो अर्थ है ममैव उपभोग योग्य, इस विभाव की व्यंजना, इस कारण की अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती। ठीक है, क्योंकि केवलस्य परिफुल्ल विलोचनत्वस्य ममैव इत्यादि व्यंग्य व्यंजने सामर्थ्याभावात्। भैया नेत्रों का जो विकास है ना, परिफुल्ल विलोचनता जो है ना नेत्रों में, उसकी व्यंजना की सामर्थ्य का अभाव है, केवल अभाव है। किसमें? ममैव उपभोग योग्य, इस अर्थ में। अर्थात नेत्रों का विकास केवल इसी अर्थ से नहीं होगा कि ये पुरुष मेरा उपभोग योग्य है ना। हो सकता है नायिका को कोई स्मृति आ गई हो अपने कोई किसी प्रियतम की, है ना, उसको देख करके कोई उसका प्रियतम याद आ गया हो उसको, उससे उसके नेत्रों में विकास हो गया हो, अथवा और कोई प्रसन्नता हो सकती है उसको। तो नेत्रों के विकास, केवल नेत्रों के विकास का सामर्थ्य, व्यंजना का सामर्थ्य केवल किसमें नहीं है? ममैव उपभोग योग्य इस अर्थ में नहीं होने के कारण नेत्रों के विकास रूप अनुभाव रूप अर्थ से, व्यंजक अर्थ से ममैव उपभोग योग्य इस अर्थ की व्यंजना नहीं मानी जा सकती। ठीक है, वही बोलते हैं केवलस्य परिफुल्ल विलोचनत्वस्य ममैव, हाँ माने शुद्ध जो परिफुल्ल विलोचनता है, शुद्ध जो नेत्रों का विकास है, उस विकास के व्यंजना का सामर्थ्य इस अर्थ में नहीं है। ठीक है, वो तो किसी से भी हो सकता है विकास। ठीक है, क्योंकि पुत्रागम धन प्राप्त्यादि विभाव के हर्ष भावे
परिफुल्ल विलोचनतायाः अनैकांतिकत्वात्। हाँ, कभी कभी हर्ष ऐसा होता है कि आपको पुत्रागमन हुआ, 10-20 साल बाद विदेश से पढ़ करके बेटा लौटा, तो जैसे एयरपोर्ट पर देख करके अपने पुत्र को जो हर्ष होता है और उस हर्ष से नेत्रों का विकास होता है, वो भी तो एक नेत्र का विकास है। उसी प्रकार से धन की प्राप्ति होने पर, है ना, कहीं पर अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो, अप्रत्याशित क्या, प्रत्याशित धन की भी प्राप्ति होती है ना, तब भी वो धन की प्राप्ति तो सुख ही देती है लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं। पुत्रागमनम धन प्राप्त्यादि अनेके विभावाः यस्य सह पुत्रागमन धन प्राप्त्यादि विभावकः। बहुव्रीहि समास में कप प्रत्यय होता है, समासांत, ठीक है। तो इसका ये विशेषण है हर्ष भाव का। तो ऐसा कौन होता है जिसके अनेक कारण होते हैं? हर्ष भाव। तो उन हर्ष भाव में परिफुल्ल विलोचनता अनैकांत होती है, माने इस प्रकार के हर्ष भाव से भी परिफुल्ल विलोचनता होती है कि किसी का पुत्र आया और उस पुत्र को देख करके उसकी माँ और उसके पिता के नेत्र विकसित हो गए, अथवा कोई धन मिला, है ना, बहुत सारा धन मिला, उस धन की प्राप्ति से भी जो हर्ष हुआ, उस हर्ष से नेत्रों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाला जो नेत्रों का विकास है, उस शुद्ध नेत्रों के विकास से इस प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती कि यह पुरुष मेरे ही उपभोग योग्य है। इस प्रकार के वस्तुरूप अर्थ की अभिव्यक्ति शुद्ध नेत्रों के विकास से नहीं हो सकती, क्योंकि वह नेत्रों का विकास तो पुत्रागमन धन प्राप्त्यादि कारणक जो विभाव है, उस विभाव के कारण भी हो जाती है। अस्तु, अतः इत्यपि न शक्यम वक्तुम, ऐसा भी मत कहिए कि यहाँ पर नायिका में जो नेत्रों का विकास हो रहा है, उस नेत्र के विकास से ही, उस अनुभाव से ही ममैव उपभोग योग्योऽयं पुरुषः इति वस्तुरूपस्य अभिव्यक्तिर्जायते इति नास्ति, अर्थात अयम अर्थः अत्र व्यंजको न भवति। ठीक है, इस प्रकार से खंडन कर देते हैं। अब देखिए सत्यम, है ना, तो अब ये देख लीजिए, कभी भी संस्कृत शास्त्रों में सत्यम यह जो आता है ना पद, यह अर्ध स्वीकार में होता है। ठीक है, तो सत्यम का मतलब यह है कि हाँ, ये बात तो आपने ठीक बोली है, लेकिन फिर भी यह पक्ष जो है वो आचार्य मम्मट का सर्वथा खंडनीय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से खंडन पहले कर दिया पंडित राज ने, अब युक्ति से उस आचार्य मम्मट के सिद्धांत का रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए उसको सही बताते हैं सत्यम, फिर भी लेकिन देखिए इह भणियेण अर्थात इति भणितेन इत्यादि अर्थवश प्रापित, इस प्रकार से जो इस प्रकार के अर्थ के द्वारा जो प्राप्त कराया गया है, कौन? अलस शिरोमणित्वादि विशेषण। तो इत्यादि अर्थवशात प्रापितम यद अलस शिरोमणित्वादि विशेषण श्रवणम। ठीक है, इति भणितेन ऐसा बोला ना, इस इति वाक्येन इति वचनेन सा परिफुल्ल विलोचना जाता। तो यहां पर इति भणितेन इस शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ के द्वारा यहां पर क्या बनाए गए हैं? नायिका जो है उसका श्रवण विशिष्ट बनाया गया है। ठीक है, किससे विशिष्ट? अर्थात नायिका का जो नेत्र का विकास हो रहा है ना, वो नेत्र का विकास सामान्य नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना शुद्ध शुद्ध, ऐसा शुद्ध नहीं है। युक्ति देखिए पंडित राज की, केवलस्य परिफुल्ल विलोचनत्वस्य इति यदुच्यते, है ना, खंडने मनः कुर्वता त्वया तादृशम नास्ति। अर्थात केवल यहां पर नायिका के नेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। कैसा नेत्रों का विकास हो रहा है तो बता रहे हैं, देखिए अलस शिरोमणित्वादि विशेषण श्रवण विशिष्ट, है ना, वैशिष्ट्यम सामानाधिकरण्येन,
देखिए नायिका का विकास, नेत्रों का विकास कहां पर हो रहा है? नायिका में, और श्रवण भी कहां हो रहा है? नायिका में। ठीक है, तो इस प्रकार धाय स्त्री के द्वारा जो कांत के विशेषणों का श्रवण कराया जा रहा है ना, जिस नायिका को, उस नायिका के नेत्र की विकास चल रही है। जिस किसी नेत्र की विकास की बात नहीं चल रही, जो आप बोल रहे हो कि पुत्र के आगमन से हर्ष होता है, उससे भी नेत्र का विकास हो जाएगा, धन प्राप्ति से भी हर्ष होता है, उससे भी नेत्र का विकास हो जाएगा। आप मूर्ख हो गया भैया। आप पूर्वार्ध भी तो देखो पद्य का, नायिका का केवल नेत्र विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसी नायिका का नेत्रों का विकास हो रहा है जो इस प्रकार के नायक के विशेषणों को सुन रही है। तो एतादृश कांत विशेषण श्रवण विशिष्ट प्रफुल्ल विलोचनत्वं नायिकायां जायते। तो अब जिस किसी नेत्र विकास की बात आप नहीं कर सकते, यत्किंचित विभावक हर्ष नहीं हो सकता अब। ठीक है, वो जो हर्ष होगा वो उस अर्थ से संबलित हर्ष, उस अर्थ से उत्पन्न हर्ष होगा कि यह पुरुष तो मेरे उपभोग के योग्य है, इस अर्थ से ही हर्ष होगा, और उस हर्ष से उस नायिका के नेत्रों का विकास होगा। तो आप जो खंडन कर रहे थे ना, बहुत अच्छी युक्ति है। देखिए अंतर बस इतना, इसको समझ लीजिए। खंडन जब कर रहे थे पंडितराज, तो उस नेत्रों के विकास को शुद्ध मान रहे थे। शुद्ध माने जिस किसी हर्ष से होने वाला नेत्रों का विकास। लेकिन जब समाधान दे रहे हैं आचार्य मम्मट के पक्ष में पंडितराज, तो कह रहे हैं कि ऐसा मत बोलिए कि ये सामान्य नेत्र विकास है, ये ऐसी नायिका में नेत्र विकास हो रहा है भैया, एयरपोर्ट पे अपने पुत्र को नहीं देख रही है ये, ना इसको कहीं से पैसा मिला है। स्थिति देखो आप, स्थिति क्या है? ये ऐसी नायिका में नेत्र विकास हो रहा है जो नायिका किसी नायक के विशेषणों को सुन रही है। तो किसी नायक के विशेषणों को सुनती हुई जो नायिका है, उस नायिका का जो हर्ष है, नेत्रों का जो विकास है, परिफुल्ल विलोचनत्व जो है, उससे अब आप बताइए कि क्या व्यंग्य होगा, कौन सा हर्ष व्यंग्य होगा? तो अब एक ही हर्ष व्यंग्य होगा, और वो हर्ष कौन सा है? ममैव उपभोग योग्य इति वस्तु विभावको हर्षः। मेरे उपभोग के योग्य है ये पुरुष, इस प्रकार के अर्थ से उत्पन्न जो हर्ष है, वह हर्ष ही क्या कर रहा है? यहाँ पर नायिका के नेत्रों के विकास का कारण बन रहा है। तो वही बोलते हैं कि इत्यादि अर्थवश प्रापित अलस शिरोमणित्वादि जो विशेषण बताए ना नायक के, वो प्रापित माने पहुंचाए गए। किसके द्वारा पहुंचाए? पहुंचे नहीं, वो प्राप्त नहीं, प्रापित। किसके द्वारा प्रापित हैं? तो ये जो इति भणितेन, ऐसा इति शब्द के साथ जो भणितेन ऐसा भावांत, भण धातु का जो भावांत प्रयोग किया ना, उसके द्वारा वो प्राप्त कराए गए, है ना, उसके श्रवण का विषय बनाए गए। किसके द्वारा? उस स्त्री, वृद्ध स्त्री के द्वारा। तो इस प्रकार के जो नायक के विशेषणों का श्रवण है, उस श्रवण से विशिष्ट हो रहा है यहाँ पर नेत्रों का विकास। इसीलिए मदुपभोग योग्यत्व लक्षण विभावा व्यक्ति द्वारा हर्ष भावो व्यज्यते। इसीलिए भैया यहाँ पर बिना इस अर्थ के तो ये नेत्रों का विकास नहीं हो सकता कि यह नायक जो है वह मेरे उपभोग के योग्य है। इस अर्थ की अभिव्यक्ति के बिना ये जो नेत्रों का विकास है, परिफुल्ल विलोचनता जो हो रही है नायिका में, ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रकरण देखो ना आप, ऐसी नायिका का नेत्रों का विकास हो रहा है जिसको ये वाक्य सुनाया जा रहा है कि ये आलसियों का शिरोमणि है, धूर्तों का अग्रणी है और खूब धनी है। ऐसी नायिका का नेत्रों का विकास हो रहा है। तो ऐसी नायिका के नेत्रों का जो विकास है, उसमें तो यह पुरुष मेरे उपभोग के योग्य है, यह वस्तुरूप अर्थ व्यंग्य मानना ही होगा।
तो मदुपभोग योग्यत्व लक्षणात्, लक्षण माने ऐसे स्वरूप वाला जो विभाव है, अर्थात हर्ष रूप भाव का जो कारण है, उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा ही हर्ष भाव की अभिव्यक्ति होगी। ठीक है। तत्र द्वारीभूत विभाव, द्वारीभूत विभाव कौन बन गया? तो द्वारीभूत विभाव बन जाएगा यहाँ पर ये जो हर्ष रूप भाव का विभाव है, अर्थात कारण है। कौन? अयम पुरुषः ममैव उपभोग योग्यः। क्योंकि जब तक आप इस अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे तब तक उस नायिका में ये जो नेत्रों का विकास हो रहा है उसका जो कारण है हर्ष, उसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर इस नायिका में, इस नायिका के हर्ष का कोई दूसरा कारण उपस्थित नहीं है। ठीक है। इसीलिए द्वारीभूत विभावाभिव्यक्तिमादाय, द्वारीभूत विभाव माने अयम पुरुषः ममैव उपभोग योग्यः इति हर्ष विभावस्य अभिव्यक्तिमादाय काव्य प्रकाश ग्रंथ संगति ही, काव्य प्रकाश ग्रंथ की संगति हो जाती है। तो तत्र वस्तुतः खंडने समाधाने च एक एव विशेषः भवद्भिः तत्र मनसि कर्तव्यः, स च अयमस्ति। खंडने यदा आचार्यः जगन्नाथः यत्नमकार्षि तदा सामान्यत्वेन, सामान्यरूपेण परिफुल्ल विलोचनत्वं स्वीचकार पंडितराजः। इदानीं यदा समाधित्सति तदा परिफुल्ल विलोचनत्वं शुद्धं न मनुते, अपितु तादृश कांत विशेषण श्रवण विशिष्टं परिफुल्ल विलोचनत्वं मनुते। अतः इदानीं तादृश विशिष्टेन परिफुल्ल विलोचनत्वेन ममैव उपभोग योग्यः इति अर्थः वस्तुरूपः व्यंग्यो भवत्येव, तत्र कापि क्षतिर्नास्ति। अस्तु। अतः इत्थं काव्यप्रकाश ग्रन्थस्य संगतिः अस्माभिः साधयितुं शक्यते। अस्तु। पुनः अन्यापि काचित् आपत्तिः अत्रैव अस्मिन्नेव समाधान ग्रंथे आपाद्यते पूर्वपक्षिणा, सा च इत्थं। न च भावध्वनेः संलक्ष्यक्रमत्वापत्तिः। अब यहाँ पर क्या बोला अभी देखिए रसादित ध्वनि जो होता है वह तो अलक्ष्य क्रम ही होता है, आपने जाना ही है अब तक। अन्य आचार्यों के मत में, आचार्य मम्मट हों या विश्वनाथ हों या अन्य जो भी आचार्य हैं, वे सभी क्या मानते हैं? वस्तुरूप और अलंकार रूप जो ध्वनि होते हैं, तीन प्रकार का ध्वनि होता है काव्य में, वस्तुरूपः, अलंकार रूपः, रसादि रूपश्च। उनमें जो वस्तुरूप और रसादि रूप, वस्तुरूप और अलंकार रूप जो ध्वनि होते हैं वो संलक्ष्य क्रम होते हैं, लेकिन जो रसादि रूप ध्वनि होता है वह अलक्ष्य क्रम ही होता है, क्योंकि वहां पर व्यंग्य और व्यंजक का जो क्रम है वो लक्षित नहीं होता। ऐसा बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है काव्यशास्त्र का। लेकिन अगर आपको याद हो, रस के निरूपण के समय में आचार्य जगन्नाथ ने प्रतिज्ञा की थी ना, स्थैयादीनामपि संलक्ष्य क्रमत्वं प्रतिपादयिष्यते, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो आचार्य, और उसमें सिद्ध भी करते हैं वो, प्रथमानंद के अंतिम में जब आप देखेंगे ना तो रसादित ध्वनि की भी संलक्ष्य क्रमता सिद्ध की है आचार्य जगन्नाथ ने। तो यहाँ पर अभी जो बोलते हैं आचार्य के, तत्र द्वारीभूत विभाव अभिव्यक्तिमादाय हर्ष भाव अभिव्यज्यते। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, भावध्वनि है क्योंकि हर्ष रूप व्यभिचारी जो है वो व्यंग्य हो रहा है, तो भावध्वनि भी क्या है? रसादित ध्वनि ही है। तो अब चूंकि यह भावध्वनि है तो इसको क्या होना चाहिए? अलक्ष्य क्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक ऐसा अर्थ बीच में आ गया जो द्वार है, अर्थात जब तक आप उस अर्थ को, व्यंग्यार्थ को नहीं मानेंगे तब तक आपको हर्ष रूप भाव की अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रम आ गया, व्यंजक नेत्र विकास और
व्यंग्य हर्ष भाव के मध्य में क्रम आ गया, और वो क्रम तो था ही पहले से भी, लेकिन अब वो लक्षित होने लगेगा क्रम। तो उसी के लिए बोलते हैं कि भैया भावध्वनि तो संलक्षक क्रम होता नहीं है, लेकिन अभी आपने जो निरूपण किया है कि ममैव उपभोग योग्य, इस अर्थ के बिना हर्ष रूप व्यभिचारी भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हर्ष रूप व्यभिचारी भाव है वो संलक्षक क्रम हो गया। तो बोलते हैं कोई समस्या नहीं है ना। द्वारस्य संलक्षक क्रमत्वादिति वाच्यम, क्योंकि द्वार जो है वो उसके द्वारा संलक्षक क्रम हो गया, वो जो हर्ष रूप व्यभिचारी भाव है। तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। इष्टापत्य है, ये तो हमारी जो आपत्ति आपने दी है वो इष्ट ही है हमको। हम तो माने आचार्य जगन्नाथ तो ये मानते ही हैं कि कभी कभी रसादित ध्वनि भी संलक्षक क्रम होते ही हैं। तो ये जो आपने आपत्ति दी है वो अन्य आचार्यों के मत में भले आपत्ति सिद्ध हो, हमारे यहाँ तो ये इष्ट ही है कि क्योंकि हम मानते हैं क्वचित रसादयः संलक्षक क्रमतया अपि स्वीक्रियन्ते नाम तेषामपि क्रमः संलक्षितो भवति। अतः यदि अत्र एकस्य अन्यस्य व्यङ्ग्यस्य मध्ये वर्तमानत्वात् हर्षरूपः व्यभिचारी संलक्षक क्रमतया ध्वन्यते चेत तत्र कापि क्षतिर्नास्ति। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर न च अपसिद्धान्तः, और ये अपसिद्धांत भी नहीं है, तस्य प्रागेव उद्धारात्, हमने प्रथमानन में ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि रसादित ध्वनि भी कभी कभी संलक्षक क्रम होते हैं। तो यदि यहाँ पर हर्ष रूप व्यभिचारी के मध्य में और व्यंजक के मध्य में कोई दूसरा व्यंग्यार्थ आकर के बैठ रहा है और उसके कारण से हर्ष रूप व्यभिचारी जो है वो संलक्षक क्रम व्यंग्य हो रहा है, तो हो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्वचित तेषां संलक्षक क्रमत्वं भवत्येव इत्यस्माकं प्रागेव सिद्धान्तमस्माभिः। अस्तु, तर्हि अलम् एतावता पाठेन अद्यतन। पुनः आगामिनि पाठे स्वतः सम्भविना एव व्यञ्जकेन अर्थेन वस्तुना अलङ्कारध्वनेः उदाहरणमस्माकं पाठविषयो भविष्यति। धन्यवादस्तावत्।